को आइस ब्लेड सॉसर कह के बुलाती है। अब इसके बाद रे के हॉस्टल में दिखाया जाता है जहाँ पर अभी और रे एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह इनकी बीच की बातों से पता लगता है कि रे ने अकेडमी के 2 मेन क्लब्स में ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। अब इस पर रे को थोड़ा और सोचने के लिए कहता है, लेकिन तभी रे उसे एक गोल्डन कार्ड निकाल कर दिखाता है जो देख के तो अभी का होश ही उड़ गया और इसका रीजन भी अभी तुम्हें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। इसके बाद एनवायरमेंट रिसर्च क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी बॉडी बिल्डर्स ही बैठे हुए थे और रे जिस 2 क्लब में ज्वाइन करने की बात कर रहा था ना, उनमें से एक यही क्लब है। अब रे के आने पर लीडर उससे कहता है कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमारे ग्रुप की एक्टिविटीज को एक दिन भी सह पाओगे। असल में वो रे की पतली दुबली बॉडी देखकर ऐसा कह रहा था। अब जब लीडर के कहने पर रे अपने कपड़े उतारता है तो भैया उसकी बॉडी जैसे शीशे की तरह चमकने लग गई और रे की इस खतरनाक बॉडी को देखकर सभी के मुंह खुले खुले ही रह जाते हैं। वो समझिए कि रे की बॉडी बहुत ही हार्डवर्क के बाद बनी होगी। साथ ही अब यहाँ पर ये भी पता लगता है कि जो गोल्डन कार्ड रे ने अभी को दिखाया था उसे असल में गोल्डन हंटर लाइसेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, बस इतना समझ लो कि किसी भी अरे गहरे को ऐसे ही नहीं दिया जाता। अब रे की इतनी सारी खूबियां देखने के बाद क्लब के सारे मेंबर्स और लीडर रे की क्लब ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद रे वहाँ से निकल गार्डनिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए पहुँचता है। यहाँ इस क्लब की मेंबर्स तो सिर्फ लड़कियां ही हैं और सबसे मेन बात तो ये है कि इस क्लब के लीडर और कोई नहीं बल्कि रेबेका है। अरे वही जिसके कपड़े उड़ाए थे रे ने। यह सारी लड़कियां रे को देखकर हैरान थे कि एक लड़का होकर गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करना चाह रहा है। इसका जवाब देते हुए रे उन्हें कहता है कि मुझे प्लांट्स काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि भले ही कंडीशन कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हो, प्लांट्स हमेशा ग्रो ही करते रहते हैं और प्लांट्स की ये चीज अपने रे को काफी पसंद है। रेबेका को तो रे के क्लब ज्वाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तब उनमें से एक लड़की उसे रोकते हुए कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़का यहाँ पर बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए आया है। इस पर रेबेका उसे कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, तुम इसे टेस्ट करो और अगर तुम्हें ये लगे कि क्लब ज्वाइन करने के लायक नहीं तो हम इसे क्लब में ज्वाइन नहीं करेंगे। इस लड़की का नाम डीना है। जिसके बाद डीना रे को छत पर लेकर आती है जहाँ काफी सारी घास उगी हुई है। वो रे से कहते हैं कि ये तुम्हारा टेस्ट है जिसमें तुम्हें इस पूरी जगह को साफ करके सही करना है। इसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगी कि तुम इस क्लब को ज्वाइन करोगे या नहीं। डीना के जाने के बाद रे तुरंत ही अपने काम में लग गया जहाँ वो पहले दिन वहाँ के सारी की सारी जंगली घासों को निकाल देता है, दूसरे दिन कुछ गड्ढे करता है और तीसरे दिन पर वहाँ पे छोटी छोटी दीवारें बनाता है ताकि वहाँ पर फ्लावर्स भी लगाए जा सके। वो काम कर रहा था कि तभी रेबिका उसे खाने के लिए कुछ सैंडविचेस लेकर आती है। रेबिका का शुक्रिया करते हुए उन्हें बैठकर खाने ही लगता है कि तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है। जब उन्हें देखने पर पता चलता है कि नीचे कुछ स्टूडेंट्स तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेबिका रे को बताती है कि ये लोग आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ उस कंपटीशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड फाइटर को चुना जाएगा। ये सुनकर रे भी सोचने लगा कि शायद उसे भी इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। अब इतने बातें करते हुए यहाँ रेबिका की नजर रे की चमकते हुए डोले शोले पर पड़ती है, जिसे वो तो लगातार घूरने लग जाती है और इसे कहती है क्या मैं तुम्हारी इस बॉडी को टच कर सकती हूँ? अब इतनी बॉडी बनाने का भी क्या ही फायदा कि अगर किसी लड़की के हाथ तुम्हारी इस बॉडी पर न लगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि सही मेंबर्स रे की गार्डनिंग स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस हो गए थे और डीना भी उसे क्लब ज्वाइन करने की परमिशन दे ही देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल रे को एक लेटर दिखाते हुए बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार उनकी एकेडमी के अंदर शायद इस वक्त कोई जासूस मौजूद है, तो तुम भी अब सावधान रहना। इसके बाद शाम होने पर रे अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे एक लेडीज दिखती है जो कि काफी बारीकी से जमीन पर चलने वाले कीड़ों को देख रही थी। ये लड़की याद है ना, ये वही है वर्क करने वाली। रे के पूछने पर वो कहते हैं उसे इन छोटे छोटे कीड़ों को देखना काफी पसंद है। वैसे तो ये चीज रॉयल फैमिली के लोगों के लिए काफी अजीब है और यही वजह है कि उसके पास कोई ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। एक लेडीज को अपना फ्रेंड बना लेता है जिस पर बेचारी तो काफी खुशी हो गई कि आज से पहले उसको कोई फ्रेंड नहीं बना और वो भी बस इसीलिए क्योंकि उसको कीड़े पसंद है। अब जब रे यार उसका फ्रेंड बन ही चुका है तो अब उसके साथ उसे डेट पर भी तो जाना ही होगा, बात आगे भी तो बढ़ानी है। इसलिए क्लेरिस रे के साथ एक दिन जंगल में जाकर इंसेक्ट्स को देखने का प्लान बनाती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर रे को डिफरेंट टेक्निक और सॉर्सरी के बारे में बताने के लिए कहती है। इस पर बताता है कि अभी टोटल 7 टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है। यहाँ रे सारे टेक्निक्स के नाम बिल्कुल करेक्ट बताता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स भी शॉक थे क्योंकि भाई किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को इतना पता होगा। जाने से पहले प्रोफेसर सभी को बताते हैं कि अब तुम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, इसके लिए सभी को 4-4 का ग्रुप बनाना होगा। अब रे, अभी, एलिसा और रोज चारों मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और यही रोज को रे के ग्रुप में देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ये इस ऑर्डिनरी के साथ ही ग्रुप बना रही है। इसके बाद सभी लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉरेस्ट के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। टीचर उन्हें बताते हैं तुम सभी ग्रुप्स को फॉरेस्ट में जाकर चेक पॉइंट पर से स्टैम्प्स कलेक्ट करने होंगे और जिस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा स्टैम्प्स होंगे वही ग्रुप विनर बनेगा। साथ ही में इस फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, तो इसे लड़ने के लिए तुम्हें अपनी कॉम्बैट स्किल्स का भी इस्तेमाल करना होगा। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर एग्जाम स्टार्ट करती है। सुनते ही रे और उसका पूरा ग्रुप जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में घूमते हुए अचानक से एलिसा के सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो देख के वो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। लेकिन यार अब इनके साथ रे है तो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर से क्या डरना। वो आते ही अपनी एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के बीच से 2 टुकड़े कर देता है जो देख के सभी हैरान थे। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को उनका फर्स्ट स्टैम्प मिल जाता है। लेकिन वही इधर एल्बर्ट और उसका पूरा ग्रुप जंगल में खो चुका था। धीरे धीरे ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है। जा रे और उसका पूरा ग्रुप मस्त जंगल के बीच रुक कर आराम करते हैं। वो सभी देखी काफी तारीफ करते हैं क्योंकि यार उसकी ना सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग अच्छी है बल्कि वो जो
सर्वाइवल ट्रेनिंग में भी काफी एक्सपीरियंस्ड है और रे के पास इतनी सारी एबिलिटीज होने के कारण रोज को तो रोज बस शक होता है। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद रे उससे भी कोई बात छुपा रहा है। अभी जब रोज से उसके बारे में पूछता है तो कहती है कि मुझे बाकियों की तरह अपनी फैमिली की रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अभी रे से कहता है कि यार तुम तो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा बेहतर निकले। अब अभी से सब सुनते ही रे को अपनी जनरल की याद आती है क्योंकि उन्होंने भी उनसे कुछ ऐसी बात की थी। इसके बाद आपको ज्यादा रात होने पर तीनों ही सो जाते हैं, लेकिन वही रे बैठकर आसपास के माहौल पर नजर रखता है। इसी बीच उसे अपनी मास्टर की बात याद आती है जहाँ उन्होंने उससे कहा था कि अगर तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी सभी छुपा कर रखनी होगी। कुछ देर बाद सुबह होने पर रे और उसके सभी साथियों को किसी को चिल्लाने की आवाज आती है। रे सुनते ही बिना कुछ सोचे जल्दी से उस आवाज की तरफ भागने लग गया, जहाँ आगे चलकर उसे दिखता है कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने एल्बर्ट और उसके पूरे ग्रुप पर अटैक कर दिया है। लेकिन वही एल्बर्ट भी इस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में रे एल्बर्ट को पुकारता है, जो सुनते ही वो मॉन्स्टर अब रे की तरफ अपना जाल फेंकने लगा। लेकिन भाई यहाँ पर अपने रे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उससे बचते हुए सीधे जाकर अपने शॉट को लेकर उसके अंदर ही घुसा देता है। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद रे एल्बर्ट को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर भी इसकी हमेशा की तरह वही हरकत होती है और ये अपनी रॉयल्टी के घमंड में आकर उससे हेल्प लेने से मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम तो एक ऑर्डनरी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे मदद लूंगा। इधर अब यहाँ इतने में रोज, अभी और एलिसी पहुंच गए। अभी और एलिस एल्बर्ट के ग्रुप की मदद करने के लिए जाते हैं, उन्हें पेड़ से नीचे उतारने के लिए। लेकिन भाई इधर तो अभी भी अपनी रोज को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि रे ने आकर अकेले इस मॉन्स्टर को मार दिया। और अब आखिर में वो रे से पूछ ही लेती है कि यार आखिर तू है कौन। तभी दिखाया जाता है कि इन लोगों को पेड़ के पीछे से कोई छुप कर देख रहा है। अपने मैजिक इस्तेमाल करके उस मरे हुए मॉन्स्टर को वापस जिंदा कर देता है, पर इस बार उस अनजाने इंसान के मैजिक की वजह से उस मॉन्स्टर का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये देखे तो रे को भी कुछ समझ नहीं आता कि भला ये फिर से कैसे जिंदा हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन उसकी खाल कुछ ज्यादा सख्त होती है तो उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। जो देख के अब रे की पूरी टीम एक साथ आती है। रोज अपना फायरबॉल क्रिएट करके उसे थोड़ा दूर फेंकती है। इतने में अभी और एलिस भी अपनी पावर्स एक साथ मिलाकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे अब जाकर उस मॉन्स्टर का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है। मौका देखकर रे डायरेक्ट ही जाकर उस मॉन्स्टर के बीच से दो टुकड़े कर देता है। अभी और बाकी लोग तेज देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वहीं अब एल्बर्ट को भी रोज की तरह रे के ऊपर शक होने लगा। एल्बर्ट के दोस्त उससे कहते हैं यार हमने अब तक जितना भी रे के बारे में सोचा था ये तो उससे काफी अलग है, पर हमेशा की तरह यार इस बार भी इसको रे से चिड़ी मचती है। रे जैसा भी है एल्बर्ट को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो हमेशा रे के ऑर्डर होने की वजह से चिढ़ता है। दूसरी तरफ रे और उसके पूरे ग्रुप ने जंगल में बचे हुए आखिरी स्टैम्प को भी कलेक्ट कर लिया। रे ने यहाँ पर एलिस को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है क्योंकि वो काफी थक चुकी है। इसके बाद फॉरेस्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम का इंस्ट्रक्टर रे के ग्रुप को विनर अनाउंस करता है, क्योंकि उन लोगों के पास ही अब तक की सबसे ज्यादा स्टैम्प्स है। पर वहीं रे को विनर बनता देख बाकी स्टूडेंट्स खुश नहीं होते। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिस ग्रुप में ये ऑर्डिनरी हो वो जीत जाए। लेकिन भाई अपने रे के ग्रुप मेंबर्स को इन